नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय कैबिनेट ने दी आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी, जिसके बाद 9 देशों ने भारत से दिखाई रुचि। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलओसी पर भयानक खतरा, हमलों की साजिश का हुआ बड़ा खुलासा, पकड़े गए आतंकी ने उगल दिया सच। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष में एक साथ आगे बढ़ेंगे भारत और भूटान, जल्द ही करार पर होगा हस्ताक्षर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट ने दी आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी, 9 देशों ने दिखाई रुचि। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला लेते हुए आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को अनुमति दे दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार 9 मित्र देशों ने डीआरडीओ को ओर से विकसित आकाश मिसाइल का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। सूत्रों के अनुसार ये देश दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के हैं। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट की ओर से अनुमति मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इन देशों को इस हथियार प्रणाली का निर्यात करने के अवसरों को तलाशेगी। कैबिनेट की अनुमति मिलने के साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत देश रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के व्यापक प्रारूपों का निर्माण की क्षमता बढ़ा रहा है। बता दें कि निर्यात की जाने वाली मिसाइलें भारतीय बलों के पास मौजूद मिसाइलों से अलग होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आकाश मिसाइल का निर्यात किया जाने वाला संस्करण वर्तमान में भारतीय सुरक्षा बलों के पास मौजूद मिसाइलों से अलग होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह 96% स्वदेशी प्रकृति की है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि आकाश का निर्यात प्रारूप वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ तैनात प्रणाली से अलग होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलओसी पर भयानक खतरा, हमलों की साजिश का खुलासा, पकड़े गए आतंकी ने उगला सच। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कसे जा रहे शिकंजे को देखते हुए पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के मुखियाओं ने जम्मू संभाग का रुख करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने जिस तरह से आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्करों पर नकेल कसी है, जिससे परेशान होकर आतंकी संगठनों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जम्मू संभाग में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी करने की प्लानिंग की है। ऐसे में इसका खुलासा बीते एक हफ्ते के दौरान जम्मू संभाग में आधा दर्जन से अधिक पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्करों व आतंकियों से पूछताछ से हुआ। बीते रविवार को घाटी के पुंछ में स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 ओवरग्राउंड वर्करों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आकाओं ने जम्मू संभाग में हमलों की बढ़ोतरी करने के लिए हथियार भेजे हैं। आगे उन आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियार उन्होंने मेडर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर स्थित डब्बी गाँव में छिपाए हुए हैं। एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल ने इस खुलासे के बाद तुरंत एक टीम को एलओसी पर रवाना किया। फिर वहां चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान जवानों को झाड़ियों में छिपाई गई हथियारों की खेप मिली। इसके बाद उन्होंने 2 पिस्तौल, 70 पिस्तौल राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद किए। इस बारे में एसएसपी पुंछ ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी सहयोगी यासीन खान ने उसका आतंकवादियों से संबंध होने की बात जाहिर करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। जिसके बाद डीएसपी मेडर जहीर जाफरी के नेतृत्व में पुलिस व सेना की एक टुकड़ी ने डब्बी गांव सर्च ऑपरेशन चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में झाड़ियों में एक पॉलिथीन बैग में रखे हथियारों और गोला बारूद की एक खेप बरामद की गई। इस बैग में 2 पिस्तौल, 70 गोलियां और 2 हथगोले रखे हुए थे। पकड़े गए आतंकियों ने बताया कि अभी और जगह भी तलाशी अभियान चलाया जाएगा, जिससे सेना अब पहले से कहीं गुना चौकन्नी हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार और किसानों के बीच 2 मुद्दों पर रजामंदी, 4 जनवरी को अगली बैठक। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जारी सहमति बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में किसानों की 2 मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। सरकार पराली और बिजली सुधार के मुद्दे पर किसानों की मांग मानने को तैयार हो गई है। हालांकि बाकी बचे मुद्दों पर बातचीत 4 जनवरी को होने वाली बैठक में होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि किसानों के 2 मुद्दों पर मांगों को मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही एमएसपी की भी लिखित गारंटी दी जाएगी। हालांकि आज की बैठक के बाद भी किसान नेता पूरी तरह सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। वे लगातार सरकार की तरफ से कमेटी बनाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। बताते चले कि आज दोपहर
दोपहर 2:25 पर शुरू हुई ये सहमति बैठक करीब 7:15 बजे तक चली। इस दौरान किसानों की तरफ से बातचीत की शुरुआत की गई। किसान नेताओं ने कहा कि हमने जो बिंदु आपके सामने रखे थे उस पर एक एक करके हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं। बैठक के दौरान सरकार ने ये भी कहा कि जब तक किसान प्रदर्शनकारी आंदोलन वापस करने का फैसला नहीं करते तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं दे सकती है। हालांकि बैठक खत्म होते होते 2 मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, हरियाणा और राजस्थान में 0 डिग्री पहुंचा पारा। जाने अपने राज्य का हाल। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर ताजा बर्फ के बाद मंगलवार को उत्तर भारत के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। हरियाणा और हिसार के कुछ हिस्सों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में बर्फ पड़ सकती है। दिल्ली में शीतलहर का कहर। दिल्ली में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं से शहर का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर की वजह से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जब न्यूनतम तापमान 2 डिग्री या उससे कम होता है तो शीतलहर का कहर और तेज हो जाता है। कश्मीर में हल्की बहुत बर्फबारी देखी जा सकती है। ऐसे समय में वहां मौजूद पर्यटकों को आनंद और दोगुना हो जाएगा। श्रीनगर में सुबह 7 बजे से बर्फ पड़ रही है, जो बाद में बड़गाम और पुलवामा जिले में भी पड़ेगी। उत्तर कश्मीर के गुलबर्ग में 7 इंच तक की बर्फ ढक गई है। अधिकारियों का कहना है कि बर्फबारी के चलते गुलमर्ग और पहलगाम में कई घरेलू पर्यटक आ रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। सोमवार रात को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। घाटी में गुलमर्ग सबसे ज्यादा ठंडा इलाका माना जा रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान 1 और 2 डिग्री सेल्सियस और गिरा है और राज्य में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतरिक्ष में एक साथ आगे बढ़ेंगे भारत और भूटान, जल्द ही करार पर करेंगे हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बहावा अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए सहमति पत्र को बुधवार को स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दोनों देशों के बीच 19 नवंबर 2020 को बादवा अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन और उनके आदान प्रदान को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। इस संबंध में जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस एमओयू से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन, उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा भू प्रणाली के उपयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे संभावित हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना संभव होगा। इस सहमति पत्र में DOS, इसरो और भूटान के सूचना और संचार मंत्रालय के सदस्यों के एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो कार्यान्वयन की समय सीमा और साधनों सहित कार्य योजना पर काम करेगा। इसके माध्यम से भूटान सरकार के साथ सहयोग से मानवता के हित के लिए अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि MOU के कार्यान्वयन की समय सीमा और साधनों सहित कार्य योजना पर काम करने के लिए सहयोग के विशेष सत्रों पर कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाएगी तथा एक संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की जाएगी। बयान में कहा गया है कि भारत और भूटान औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग कायम करने को विदेश मंत्रालय ने नवंबर 2017 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए अंतर सरकार MOU के प्रस्ताव को भूटान के सामने रखा था। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में द्विपक्षीय बैठक के दौरान अन्य सहयोग प्रस्तावों के साथ ही इस मसौदे पर भी विचार विमर्श किया गया था। राजनयिक स्तर पर कुछ वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों में MOU के व्यवहार्य मसौदे पर सहमति कायम हुई और उसे आंतरिक स्वीकृतियों के लिए आगे बढ़ाया गया। आवश्यक स्वीकृतियां हासिल करने के बाद दोनों पक्षों ने 19 नवंबर 2020 को MOU पर हस्ताक्षर किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी किए ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वहीं सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दब्बी गांव में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए हथियार, कारतूस और विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने पहले इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में बताया गया कि सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया है और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दब्बी गांव में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए हथियार, कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी कि रविवार को गिरफ्तार किए गए आतंकियों के सहयोगियों के खुलासे के आधार पर की गई छापेमारी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया।
पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार अंगराल ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर के दब्बी गांव में एलओसी के पास झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 2 पिस्तौल, 70 कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद किए। एसएसपी ने बताया कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों के 3 सहयोगियों की रविवार को गिरफ्तारी के बाद किए गए खुलासे के आधार पर यह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन पुंछ में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की ताक में थे, लेकिन सेना और पुलिस ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की चालबाजियों पर बोले राजनाथ सिंह, भ्रम में ना रहें, सीमा पार भी एक्शन हो सकता है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेताया कि अगर उसने भारत को तंग करने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं बैठेगा। एएनआई को दिए गए अपने खास इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जब से वह अस्तित्व में आया है तब से नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, लेकिन भारत ने उसे बताया है कि आतंक के खात्मे के लिए सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर भी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई अगर उसे तंग करे तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है। चीन के साथ चल रही पाकिस्तान की चालबाजियों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी के नापाक मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली कोई भी हरकतें सहन नहीं करेगा। नरम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे गौरव पर हमला करेगा और हम चुपचाप इसे देखेंगे। हम ना तो घुसपैठ करते हैं और ना ही घुसपैठ को बर्दाश्त करते हैं। हमारी सेना पूरी तरह से नापाक लोगों को सबक सिखाने के माहिर है और इसका उदाहरण वो पहले भी दे चुकी है। भारत कमजोर नहीं है, यह नया भारत है जो सीमा पर उल्लंघन, आक्रामकता और किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। पड़ोसी देश हमें बल्क हल्के में ना ले और ना ही कोई भ्रम पाले। तो वही हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद हुए इस चुनाव का परिणाम ये साबित करता है कि वहां लोकतंत्र जीता है और अलगाववादियों और आतंकवाद की हार हुई है। वहां के लोग अब विकास चाहते हैं। मोदी सरकार पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल को राजनाथ का जवाब, मैं किसान और मोदी गरीब घर में पैदा हुए, खेती के बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं। जी हां दोस्तों, देश में व्यापक पैमाने पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल मैं ही दुखी नहीं हूं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों ने किसानों के बीच गलतफहमियों पैदा करने की कोशिश की है। हमने कई किसानों से भी बात की है। किसानों से मेरा केवल यही अनुरोध है कि खंडवार चर्चा की जानी चाहिए और यह केवल हाँ या नहीं में नहीं होनी चाहिए। हम जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सिख भाइयों ने हमेशा भारत की संस्कृति की रक्षा की है। देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके योगदान को याद किया जाएगा। उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुझसे छोटे हैं और मैं उनसे ज्यादा कृषि के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं किसान और पीएम मोदी गरीब माता के गर्भ से पैदा हुए हैं। इसलिए हम किसानों के खिलाफ फैसले नहीं ले सकते। राजनाथ ने कहा कि सरकार ने बार बार कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। अगर नेता लोकतंत्र में वादों को पूरा नहीं करते हैं तो लोग उन्हें दंडित करेंगे। हम किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख के निकट चीन ने तैनात की मिसाइलें, भारत के साथ संघर्ष चीन के लिए अच्छा नहीं। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख स्थित सीमा के निकट तगड़ी तैयारी की है। अपनी सेना का समर्थन करने के लिए उसने मिसाइल और रडार तैनात किया है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने भी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपाय किए हैं। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां और वायु शक्ति विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए भदौरिया ने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में रडार तैनात किया है, सतह से हवा और सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच संघर्ष खुद पड़ोसी देश के लिए अच्छा नहीं है। यदि चीन वैश्विक महत्वाकांक्षा रखता है तो यह उसकी योजना के अनुकूल नहीं है। तब उत्तर में चीन की कार्रवाइयों का संभावित उद्देश्य क्या हो सकता है, यह समझना महत्वपूर्ण है। भदौरिया ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की कार्रवाई पूरी तरह सैन्य प्रभाव वाला दुस्साहस भी हो सकता है, जो कोविड-19 के बाद उसके समक्ष पैदा हुए विश्वास के संकट का परिणाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों सहित भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समूची सैन्य शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। भदौरिया ने यह भी कहा कि वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या है चीन का स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जिसे पल भर में तबाह कर सकती है भारतीय वायुसेना? जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के मुखिया एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को चीन को आगाह किया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स में ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसे आईएएफ के फाइटर जेट्स तबाह ना कर सकें। भारत चीन के संबंधों में यह एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ वर्षों में अचानक सामने आया है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स को देश के
रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए बड़ी चेतावनी करार देते आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके बाद भारत को अलर्ट पर रहने की जरूरत है। आज जानिए आखिर क्या है यह स्ट्रिंग ऑफ पल्स, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत ने पिछले 5 से 6 सालों में चीन की इस रणनीति का जवाब देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। बंदरगाहों पर चीन की मौजूदगी, स्ट्रिंग ऑफ पल्स यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वह घेराबंदी जिसे भारत के लिए तैयार किया गया है। हर पल यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से क्षेत्र में स्थायी तौर पर मौजूद है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितवे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर संचालित कर रहा हो, लेकिन संघर्ष की स्थिति में इन सभी अड्डों को चीनी नेवी के बेस में बदला जा सकता है। पहली बार साल 2004 में हुआ प्रयोग। स्ट्रिंग ऑफ पल्स में पर्ल का जिक्र चीन के वर्तमान या फिर संभावित मिलिट्री बेस के तौर पर है। चीन ने यहाँ पर मिलिट्री बेस, कई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बंदरगाह या फिर किसी शहर में वहाँ की स्थानीय भू रणनीतिक स्थिति का प्रयोग अपने मकसद के लिए किया है। स्ट्रिंग का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ के सामुद्रिक रास्तों पर चीनी नौसेना की मौजूदगी और उसकी गश्त की संभावना है, जो हर पल पर उसके नियंत्रण से जुड़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने चीन पाक को चेताया, हम शांति चाहते हैं लेकिन जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को फिर से चेताया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है, लेकिन देश के आत्मसम्मान पर किसी भी तरह की चोट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने कहा, नरम होने का मतलब यह कतई नहीं है कि कोई भी हमारे गौरव पर हमला कर सकता है और हम चुपचाप बैठकर देखेंगे। भारत अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपने गौरव से समझौता कभी नहीं करेगा। इस साल चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर हुई झड़पों के पीछे दोनों देशों के संभावित गठजोड़ को लेकर सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी नजर चिड़िया की आंख पर है, जो हमको छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी हो। हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने रिश्ते बनाकर रखें। वहीं टू फ्रंट वॉर के सवाल पर उन्होंने कहा, पाकिस्तान नापाक हरकतें करता रहा है, महीनों में ही कई 100 बार सीज फायर तोड़ता है तो मुंहतोड़ जवाब मिलता है। सेना के जवानों ने दिखाया है कि इस पार से ही नहीं उस पार जाकर भी आतंकी ठिकाने तबाह कर सकते हैं, यह सिद्ध कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ सीमा विवाद से भारत जिस तरह से निपटा है उसने साबित किया है कि भारत कमजोर नहीं है। यह नया भारत है जो सीमा पर उल्लंघन, आक्रामकता तथा किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया बोले, चीन का मोहरा बन गया है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पाकिस्तान को चीन का मोहरा बन गया है। IAF प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान चीन की नीति को मोहरा बन गया है और CPEC के कर्ज तले दबे पाकिस्तान की चीन पर सैन्य निर्भरता बढ़ गई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए रास्ते खुल गए हैं। RKS भदौरिया ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक मोर्चे पर अस्थिरता ने चीन को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का मौका दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से यह वैश्विक सुरक्षा को लेकर प्रमुख शक्तियों के योगदान को भी सामने लाया है। चीन के साथ गतिरोध पर IAF चीफ ने कहा कि वैश्विक मोर्चे पर भारत और चीन के बीच संघर्ष किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि चीन वैश्विक आकांक्षाएं रखता है तो यह उनके प्लान के अनुरूप नहीं है। चीन क्या चाहता है, उत्तर में उनकी कार्रवाई से यह साफ पता चलता है कि उनका उद्देश्य क्या है। हमें यह पता है कि चीन को उसके इस कदम से क्या हासिल किया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को लेकर भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पिछले कुछ महीनों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। LAC पर भारत और चीन के सैनिक भारी ठंड में भी पीछे नहीं हटे हैं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने एक ऑनलाइन सेमिनार में पूर्वी लद्दाख विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के साथ कोई भी बड़ा संघर्ष चीन की वैश्विक आकांक्षाओं और बड़ी योजनाओं के लिए ठीक नहीं है। सेमिनार का आयोजन थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन ने किया। भदौरिया ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की कार्रवाई पूरी तरह सैन्य प्रभाव वाला दुस्साहस भी हो सकता है, जो कोविड-19 के बाद उसके समक्ष पैदा हुए विश्वास के संकट का परिणाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों सहित भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समूची सैन्य शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। भदौरिया ने यह भी कहा कि वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वायुसेना चीफ ने माना LAC पर चीन की तगड़ी तैयारी, पर भारत से सीधे टकराने में उसी का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, इसी साल मई में भारत और चीन के बीच शुरू हुआ तनाव अभी भी थमा नहीं है। चीन से निपटने के लिए भारत आर्थिक पाबंदियों के बाद पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर हर चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बना रहा है। इस बीच एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने भी चीन को साफ चेतावनी देते हुए कहा है
कि भारत चीन के बीच सीधा टकराव चीन के लिए ही नुकसानदेह होगा। मंगलवार को एक वेबिनार के दौरान एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने चीन को जमकर आड़े हाथों लिया। भदौरिया ने कहा, भारत चीन के बीच किसी भी तरह का गंभीर टकराव चीन के लिए वैश्विक स्तर पर काफी नुकसानदेह साबित होगा। चीन की ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं हैं और भारत से सीधा टकराव लेकर वह इन पर पानी नहीं फेरना चाहेगा। वायुसेना चीफ ने माना एलएसी पर चीन की पुख्ता तैयारी। वायुसेना चीफ भदौरिया ने कहा, चीन ने एलएसी पर अपनी सेना की बड़ी तैनाती की है। उनके पास अत्याधुनिक रडार, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल्स हैं। उनकी तैयारी काफी मजबूत है। हमने जितने जरूरी कदम हैं उठाए हैं। आगे भी हो सकती है लद्दाख जैसी घटनाएं। इस साल मई के शुरुआत में चीन ने लद्दाख सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की थी। सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई बार झड़प हुई और गलवान घाटी में भारत में 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। ड्रैगन की हरकतों पर अब भारत की पैनी नजर है। विशेषज्ञों का मानना है कि लद्दाख जैसी घटनाएं आगे और भी हो सकती हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।